और 4 नवंबर को दिल्ली में 2 विड्रॉल 45 लैक्स। इतने सारे कैश का आप क्या कर रहे थे? मुझे कुछ याद नहीं है, बहुत पुराने ट्रांजैक्शन है। इट्स अ बिग अमाउंट मिस्टर मेहता, जरा याद कीजिए। देखिए, अमाउंट आपके लिए बड़ी होगी, मेरे लिए नहीं है। वेलकम ऑल। अब हम शुरू करते हैं ऐसे 320 विच इज मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। टू लर्न दिस हम एक मटेरियल का इमेज मेमोरी बनाएंगे जिसका प्राइस है $3.20। उससे आपको याद आना चाहिए ऐसे 320 क्या है, मटेरियलिटी। तो द टाइटल इज मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। तो मटेरियलिटी क्या होता है? तो एक सिंपल बोलूँ तो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इम्पैक्ट। ऐसा इम्पैक्ट जो कि फाइनेंशियल भी हो और सिग्निफिकेंट भी हो, उसे हम मटेरियलिटी कहते हैं। अगर लेमन लैंग्वेज में समझे तो एक ऐसा लेवल जिसके अबाव आप कंसर्न हो और जिसके बिलो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इस चार्ट के थ्रू समझते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ये हाई होता जाएगा, जैसे जैसे आप नीचे आओगे ये लो होता जाएगा। अलग अलग लेवल्स है। यहाँ पर ₹5,000 जो है उसके ऊपर आप कंसर्न हो, उसके नीचे आप उसको इग्नोर कर सकते हो। यानी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि 10,000 का है तो उसके लिए आप कंसर्न रहोगे, बट अगर 4,000 5,000 का है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो ये जो 5,000 है, इट इज नथिंग बट मटेरियलिटी। अब हम एक जनरल ऑडिट प्रोसेस के बारे में समझते हैं कि एक जनरल ऑडिट प्रोसेस क्या होता है। प्लानिंग, सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं जब भी हम ऑडिट करते हैं, फिर परफॉर्मेंस होता है, एट द एंड कंक्लूजन बनता है। तो क्या मटेरियलिटी खाली प्लानिंग और परफॉर्मिंग में ही यूज आता है, कंक्लूजन में नहीं आता है? ये एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इसके टाइटल में लिखा हुआ है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। यहाँ कंक्लूजन जो रिपोर्टिंग वाला फेज है उसको कवर नहीं किया हुआ है। यहाँ नीचे एक पैरा है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बोलता है कि ऐसे 320 को जब भी आप पढ़ोगे तो इन हार्मनी विथ प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड और ऐसे 200 के हार्मनी के साथ पढ़ना। अब प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड और ऐसे 200 क्या है, तो इसमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव और ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। पहले आप इन सबको समझो, फिर ऐसे 320 का मीनिंग निकालो। स्कोप ऑफ दिस ऐसे, स्कोप यानी इसमें क्या कवर होगा। तो इसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि उसको अप्लाई करनी है मटेरियलिटी को प्लानिंग में भी और परफॉर्मेंस में भी, जब भी वो ऑडिट ऑफ एफएस करे। यहां 2 वर्ड ही कवर है, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। बट हमने ऊपर क्या बात करी कि ऐसे 320 को आप हार्मनी विद ऐसे 200 पढ़ोगे। तो जब ऐसे 200 में कंक्लूजन कवर है तो इनडायरेक्टली ऐसे 320 में भी कंक्लूजन कवर है, क्योंकि उसको हार्मनी के साथ पढ़ना है ऐसे 200 के। यहाँ पर वर्ड कवर हुआ है ऑडिट ऑफ एफएस, यानी जब आप ऑडिट ऑफ एफएस करते हो तभी ये ऐसे अप्लाई होगा। आप अदर देन ऑडिट एंगेजमेंट के लिए जाते हो तो ये ऐसे अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टैट्यूटरी ऑडिट हो और आप स्टॉक का वेरिफिकेशन करते हो, तो इस केस में आपको ये स्टैंडर्ड अप्लाई करना है मटेरियलिटी के लिए। बट आपका अदर देन ऑडिट एंगेजमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक काउंट के लिए, मेनली फॉर द स्टॉक काउंट आपको बुलाया जाता है। इस केस में आप मटेरियलिटी को तो अप्लाई करोगे, बट वो गवर्न इस ऐसे से नहीं होगा। आपको वहाँ दूसरे फंडामेंटल्स वगैरह लगा के मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना रहेगा। अब यहाँ पर कुछ ब्लू लाइन कवर है जो कि 450 के अंदर कवर होगा। ऐसे 450 और 320 दोनों ही मटेरियलिटी की बात करते हैं। उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लेटर सीरीज में कवर करेंगे, जो कि है ऐसे 450 का सीरीज। अब यहाँ पर मैंने लेमन लैंग्वेज में तो मटेरियलिटी समझा दिया कि ऐसा लेवल जिसके ऊपर आप कंसर्न, जिसके नीचे आप उसको इग्नोर कर सकते हो।
बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट, यानी ऑडिट की भाषा में मटेरियलिटी का क्या मीनिंग होता है वो अब अपन नीचे पढ़ेंगे। टॉपिक के अंदर काफ़ी चीज़ें कवर्ड है, तो कुछ इसको लास्ट में एक समराइज किया हुआ है डायग्राम के थ्रू, उसको आप समझोगे तो आप उसको पूरा समझ लोगे। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको खाली सुनना है, बट जब याद करने की बात आएगी तो उसको हम एक डायग्राम के थ्रू याद करेंगे। सबसे पहले यहाँ बोला हुआ है फ्रेमवर्क्स के बारे में। तो फ्रेमवर्क क्या होता है कि जो अलग अलग, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, शेड्यूल 3 हो गया, इंड एस हो गया, एस हो गया, ये सब सारे फ्रेमवर्क्स है। तो बोला है कि अलग अलग फ्रेमवर्क्स में मटेरियलिटी की बात की गई है। फॉर एग्जांपल आप इंडेस और एस में देखते हो तो उसमें कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आता है, फ्रूडेंस, मटेरियलिटी, गोइंग कंसर्न, तो उसमें मटेरियलिटी की बात हुई। फिर शेड्यूल 3 वगैरह में भी एक्सपेंस को कैसे दिखाना है तो उसके लिए मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट आता है, 1% ऑफ टोटल एक्सपेंस और 5 लाख विच एवर इज हायर वाला, तो वहाँ भी मटेरियलिटी की बात करी। तो बोलता है कि अलग अलग फ्रेमवर्क्स में मटेरियलिटी की बातें होती है, बट उनका सब अपन जब कंक्लूजन निकालते हैं तो वो क्या बोलना चाहता है। तो वो बोलता है कि ऐसा मिस स्टेटमेंट, अब आप बोलोगे मिस स्टेटमेंट क्या होता है, तो कोई भी एरर, इनएक्यूरेसी या तो ओमिशन क्यों हुआ है, या तो मिस्टेक के कारण या तो इंटेंशनली जब होता है तो उसे मिस स्टेटमेंट कहते हैं। तो ऐसे मिस स्टेटमेंट को मटेरियल कब माना जाएगा, जब वो इन्फ्लुएंस करेगा हमारे यूजर के डिसीजन को। अब यहाँ पर अलग अलग वर्ड में कुछ छुपा हुआ है, उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले यहाँ हुआ है वर्ड यूज इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, यानी आपको मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली भी देखना है और एग्रीगेट भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का मिस स्टेटमेंट हो या तो 1-1 लाख के स्टेटमेंट हो, दोनों ही केस में आप कंसर्न रहोगे कि पहचानने के लिए कि वो मटेरियल है या नहीं है। दूसरा यहाँ वर्ड यूज हुआ है रीजनेबल, तो यहाँ बात आती है जजमेंट की कि ऑडिटर को मटेरियलिटी निकालते टाइम अपना जजमेंट लगाना है। फिर अगला वर्ड यहाँ कवर्ड है एक्सपेक्टेड टू, तो एक्सपेक्टेड टू का मतलब है कि जो इन्फ्लुएंस होता है यूजर, वो एक्चुअल में इन्फ्लुएंस हो चुका है या आगे जाके होगा, दोनों ही एस्पेक्ट को उन्होंने कवर कर लिया है। फिर आता है डिसीजन, कि डिसीजन कौन से होने चाहिए, तो इकोनॉमिक डिसीजन होने चाहिए, ऐसे डिसीजन जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हो। अब यहाँ पर जो साइज है वो एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है और जो नेचर है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। तो जब भी हम जजमेंट लेंगे तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट को कवर करना है। अगला पॉइंट कि जो भी जजमेंट लो वो आप कॉमन नीड के ऊपर लो यूजर का, यानी आपको यूजर को एज अ ग्रुप देखना है, क्योंकि यूजर काफी अलग अलग हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स, सप्लायर, रेगुलेटर्स, और उनकी अलग अलग नीड होती है। फॉर एग्जांपल एक ग्रेच्युटी का एरिया है तो वो इन्वेस्टर के लिए कंसर्न है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पोजीशन को इफेक्ट करता है, बट सप्लायर को ग्रेच्युटी से कुछ लेना देना नहीं है। तो हर एक की अलग अलग नीड के कारण सबकी नीड को आप नहीं कैटर कर सकते, तो आपको कॉमन नीड देखना पड़ेगा। इसीलिए नीचे आप देखोगे तो पैरा 10 में बात गई है, जो कि है फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस, जो कि इशूड बाय आईसीआई है। उसमें बोला गया है कि आप क्या करो, इन्वेस्टर को एज अपना बेस बना लो, क्योंकि इन्वेस्टर का जो नीड होता है वो काफी कंप्रहेंसिव होता है, उसको प्रॉफिट भी देखना है, उसको रिवेन्यू भी देखना है, उसको सब कुछ में इंटरेस्ट है। तो इन्वेस्टर एक ऐसा है जिसकी नीड लगभग सारे यूजर्स की नीड को कवर कर लेती है। अब यहां पर बोला गया है कि आप सबसे पहले फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में देखो कि उसमें मटेरियलिटी का कुछ डेफिनेशन है या नहीं है। अगर है तो वो फॉलो करो, अगर नहीं है तो फिर आप जो मटेरियलिटी निकालोगे वो इस ऐसे के हिसाब से निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल 3 में ऑलरेडी बोला है कि आपके लिए कौन से एक्सपेंस मैटर करते हैं, जो कि आपको फेस पे कौन से एक्सपेंस दिखाने हैं, जो कि 1% ऑफ टोटल एक्सपेंस और 5 लाख विच एवर इज हायर हो।
तो वो वहाँ मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिफाइंड है, तो वो फॉलो करो। अगर ऐसा कुछ ना लिखा हो तो फिर ये ऐसे फॉलो आपको करना है। फिर बात कही है कि जजमेंट को और क्या चीज़ें अफेक्ट करती है। तो बोला गया कि जजमेंट को अफेक्ट करता है ऑडिटर्स का परसेप्शन रिगार्डिंग द नीड्स ऑफ द यूजर, यानी ऑडिटर को क्या लगता है कि यूजर को क्या चाहिए, उसके बेसिस पे भी जो मटेरियलिटी का जजमेंट है वो अफेक्ट होता है। तो अब एक बात समझते हैं कि जो ऐसे होते हैं वो दो लोगों के लिए होते हैं। पहला तो वो ऑडिटर को गाइड करते ही है, बट वो यूजर्स के भी एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। तो वही बात बोली है कि ऑडिटर तू जब मटेरियलिटी डिसाइड करे तो ये बातें तू अज्यूम कर सकता है। पहला कि जो यूजर है उसको नॉलेज है बिजनेस का, प्लस वो स्टडी करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ड्यू डिलिजेंस। दूसरा, उसको अंडरस्टैंडिंग है कि जो एफएस है वो प्रिपेयर, प्रेजेंट और जो ऑडिट होते हैं वो मटेरियलिटी का ध्यान में रखे होते हैं। तीसरा पॉइंट, यूजर को पता है कि जो एस्टिमेशन होते हैं, जजमेंट होते हैं और ऐसे आइटम जो कि फ्यूचर इवेंट के बेसिस पे बने होते हैं उनमें अनसर्टेनिटी इनहेरेंट होती है, यानी अनसर्टेनिटी उसके नेचर का ही हिस्सा होती है। यानी ऐसा एस्टिमेट बिना अनसर्टेनिटी के हो ही नहीं सकता, वरना वो एस्टिमेट ही कैसा। और ये बात यूजर को पता है। चौथा पॉइंट, यूजर एक इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, वो अल्टप्पे में डिसीजन नहीं लेता है। अब आप जब यहां देखोगे तो आपको रीजनेबल 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 दिखेगा। तो उसका मीनिंग है कि हम यूजर से एक्सपेक्ट करते कि आप एफएस वगैरह पढ़ो, बट हम आपसे ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे, हम रीजनेबल वर्ड यूज कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप एक डिग्री लेके आओ एफएस पढ़ने की, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगला पॉइंट रिपीट है, वही के मटेरियलिटी कब यूज करोगे, प्लानिंग, परफॉर्मेंस। अब यहाँ ओपिनियन भी कवर कर लिया है और ये जो ब्लू से हाईलाइट लाइन है उसको हम ऐसे 450 में कवर करेंगे। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि ऑडिट होता कैसे है। तो सबसे पहले आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अप्लाई करते हो, उसके बेसिस पे आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकालते हो और उसके बेसिस पे आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करते हो। तो यहाँ बोला गया है कि जब भी आप प्लानिंग करो तो आप मटेरियलिटी को उसी टाइम जज कर लो ताकि वो आपको हेल्प कर सके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं, टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल, टेस्टिंग ऑफ डिटेल वगैरह, और ये सारे एस्पेक्ट किसी ना किसी एसएस के थ्रू कवर होते हैं। फिर यहाँ पर बात बोली है जो कि रिपीट है कि आपको मटेरियलिटी दो बेसिस पे देखना है, साइज और नेचर। तो वही बोला है कि एक ऐसा अमाउंट जो कि मटेरियलिटी के नीचे यानी छोटा अमाउंट है, फिर भी वो मटेरियल हो सकता है क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। फिर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, अकरेंस, यानी आप उसका रिपीटेटिव नेचर देखिए। एक मिसस्टेटमेंट है 1000 का, काफी छोटा मिसस्टेटमेंट है, बट वो रिपीटेटिव नेचर का है, बार बार हो जा रहा है मिसस्टेटमेंट, हजार। इस केस में वो 1000 भी आपके लिए मटेरियल बन जाएगा। अगला है इफेक्टिव डेट, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपन ने ऊपर जो पढ़ा उसका अपन एक समरी पढ़ते हैं कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में अगर मटेरियलिटी का डेफिनेशन है तो वो फॉलो कीजिए। अगर उसमें डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है तो हमारे ऐसे के हिसाब से जो डेफिनेशन है वो लीजिए। ऐसे में डेफिनेशन में वर्ड यूज हुआ रीजनेबल, जिसका मीनिंग है जजमेंट, यानी आपको जजमेंट लगाना है जो कि दो नए पॉइंट कवर करता है कि जो जजमेंट होगा वो कॉमन नीड को देख के बनाया जाएगा, और दूसरा पॉइंट है कि जजमेंट को क्या चीज़ें अफेक्ट करती है। तो जजमेंट को जो चीज़ें अफेक्ट करती है वो फिर से दो पॉइंट है। पहला, जजमेंट को अफेक्ट करता है साइज और नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट और बोथ, जिसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप उसका अकरेंस भी देख सकते हो। दूसरा, ऑडिटर का क्या परसेप्शन है रिगार्डिंग दी यूजर की नीड। इसमें हमने कुछ अजम्पशंस के बारे में बोला था, जिसका एक शॉर्ट फॉर्म आप बना सकते हो KMUD। के का मतलब नॉलेज होना चाहिए बिजनेस का, एम का मतलब उसको मटेरियलिटी समझता है,
उसको अनसर्टेनिटी समझता है और वो जो डिसीजन लेता है वो इकोनॉमिक डिसीजन लेता है। तो इस डेफिनेशन से मटेरियलिटी निकला, उसको आप 3 जगह अप्लाई करोगे, प्लानिंग में, परफॉर्मिंग में, कंक्लूजन में। परफॉर्मिंग के अंदर 3 एस्पेक्ट कवर होंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव में वही लिखा हुआ है जो कि स्कोप में लिखा हुआ था। अब अगला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो जो ऐसे में लैंग्वेज दी हुई है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की, उसको समझने से पहले एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अब हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को समझने से पहले एक बात को समझते हैं कि अज्यूम आपने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी है और आपका बजट था $100। अब आपको बर्थडे पार्टी में डेकोरेशन करवाना था, इनविटेशन कार्ड, फूड, कॉस्ट्यूम और बर्थडे केक लाना था। आप निकल गए हैं डेकोरेशन वाले की दुकान पे, उसने बताया रेट आपको $25, आपने बोला हाँ हाँ डन, क्योंकि ये तो मेरे बजट के अंदर है $100 के। अगली दुकान इनविटेशन कार्ड आपने $15 दे दिए, फिर आपने फूड के लिए $25 दे दिए, फिर आपने कॉस्ट्यूम के लिए $20 दे दिए। जब आप बर्थडे केक लेने गए तो उन्होंने रेट बताया $20, बट आपके जो वॉलेट था उसमें पैसे निकले $15, क्योंकि आपने 100 -25 -15 -25 -20 ऑलरेडी दे दिए थे। तो अब आप बर्थडे केक ले नहीं पाओगे और इसमें आपकी हो जाएगी पार्टी स्पॉइल। तो इस केस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो आपने दिमाग लगाया कि इस केस से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो आपने बोला कि मैं बजट तो बता रहा हूं $100, पर मैं बोलता हूं कि हर आइटम के लिए मैं केवल $20 खर्च करूंगा। अब आप गए डेकोरेशन वाले की दुकान पे, तो उसने रेट बताया $25। तो आपने बोला कि ये मेरे विद इन बजट तो है, बट ये पर आइटम के ऊपर जा रहा है। पर आइटम मेरा बजट कितना है? $20। तो अब आप इसको वहीं रिव्यू कर लोगे और आप क्या बोलोगे कि मैं एक्शन पॉइंट लेता हूं कि भाई साहब आप ये सेल्फी स्टैंड डेकोरेशन में से हटा दो जो कि $5 की है। तो आपने वहां खर्च कितना किया डेकोरेशन में? $20। फिर आपने $15, फिर $25, फिर $20 और फिर $20 खर्च किया। तो ऐसे में आपने बर्थडे पार्टी विद इन द बजट कर दी। अब इसमें फूड थोड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट था, तो उसको आपने $25 ही रहने दिया, उसके साथ आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं की क्वालिटी के साथ। अब इस सेम चीज को हम मटेरियलिटी और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट में अप्लाई करते हैं। $100 आपका क्या है? ओवरऑल मटेरियलिटी। और ये जो $20 आपने डिसाइड किया वो होता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। और ये जो डेकोरेशन वगैरह है ये सब एक एरियाज है। फॉर एग्जाम्पल पीपीई, इन्वेंट्री, पेरोल जैसे एरिया होते हैं। जब आप पीपीई का ऑडिट कर रहे थे तभी आपको $25 का मिस स्टेटमेंट दिखता है, तो आपके वो मटेरियलिटी के तो अंदर है, बट वो अबाउ दी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हो जाता है। तो इस केस में अभी आपको एक्शन पॉइंट लेना होगा। तो ये हाथों हाथ एक्शन पॉइंट लेने में परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मदद करता है। यहाँ एक और बात समझने वाली है कि कुछ एरिया के लिए हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हायर भी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने फूड के केस में $25 का बजट रखा था, वैसे ही हम पेरोल के केस में हमारी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी $25 डिसाइड कर सकते हैं। यानी दूसरे एरिया के केस में $20, इस एरिया के केस में $25, क्योंकि ये क्रिटिकल एरिया है। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी अलग अलग एरिया वाइज डिसाइड हो सकती है। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या हुआ कि ओवरऑल मटेरियलिटी का छोटा भाई, जो कि हमको पहले ही संभलवा देता है कि आगे कुछ गलत होने वाला है। अब अपन डेफिनेशन समझते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की। ऐसा अमाउंट सेट करना जो कि लेस हो मटेरियलिटी से, जो कि लो कर देता है प्रोबेबिलिटी को कि जो मिस स्टेटमेंट है वो कहीं छूट ना जाए। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं और जो वर्ड इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करते हैं। यहाँ वर्ड कवर किया हुआ है अमाउंट और अमाउंट्स, यानी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी $20 भी हो सकता है, $25 भी हो सकता है, बेस्ड अपॉन द क्रिटिकलिटी ऑफ द एरिया। दूसरा, यहाँ बोला गया है कि आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इसलिए डिसाइड करते हो ताकि लो हो सके प्रोबेबिलिटी किसकी, कि जो एग्रीगेट, यानी आपको एग्रीगेशन में देखना है
कि जो अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो कहीं एक्सीड ना हो जाए। अब अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्या होते हैं उसके लिए हम एक चार्ट रेफर करेंगे। अज्यूम कि एक बकेट है जिसमें 1000 एप्पल्स है। किसी ने आपको बोला कि ये 1000 एप्पल चेक करो और बताओ कि कितनी खराब एप्पल है, और आपको सिचुएशन दे दी कि 10 से ज़्यादा खराब एप्पल नहीं निकलनी चाहिए। अब आपके पास लिमिटेड टाइम था तो आपने क्या किया, 800 एप्पल ही चेक की और उसमें से 5 खराब एप्पल निकल गए। तो अब आप अज्यूम करते हो कि 800 में से 5 एप्पल खराब निकली है, तो 200 में से ज़्यादा 1, 2 या तो 3 एप्पल खराब निकल सकती है। तो आप क्या करते हो, 5 + 3 करते हो, 8 लेते हो और उसको 10 से कंपेयर करते हो कि हाँ कहीं अपने एक्सीड तो नहीं कर दिया, और उस बेसिस पे आप कंक्लूजन बना देते हो। यहाँ पर जो 5 है वो है अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, यानी एप्पल आपने ढूंढ ली है कि खराब है बट आप उसको सही नहीं कर सकते। और बाकी का 1, 2 या 3 क्या है, अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट। आपने वो 200 को सैंपल को एप्पल्स को चेक ही नहीं किया है, आप अंदाज़ा लगाते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 3 एप्पल और ख़राब हो सकती है। तो ये होता है अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हमको हेल्प करती है ताकि वो प्रोबेबिलिटी हो सके कि जो एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो एक्सीड ना हो। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर्स के लिए की क्रिटिकलिटी के बेसिस पे अलग अलग हो सकते हैं, यानी $20 और $25 कुछ भी हो सकता है। अब हम एक पेरा पढ़ते हैं जिसको पढ़ के आपको लगेगा कि यहाँ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बात हो रही है, बट वो केस नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम एक चार्ट को रेफर करते हैं। तो अज्यूम कि जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वहाँ पर आपने एक ओवरऑल मटेरियलिटी डिसाइड कर दी जो कि है 10 लाख रुपीज़, और अलग अलग एरिया के हिसाब से, फॉर एग्जांपल पीपी ही हो गया, पेरोल हो गया, रिवेन्यू हो गया, आपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी डिसाइड कर ली। आपने क्या किया, एक परसेंटेज लिया कि जो मेरा मटेरियलिटी होगा उसका 50% में परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मान लूंगा। तो आपने क्या किया, 50% ऑफ 10 लाख इज 5 लाख। आपने 5 लाख परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ले लिया, पीपीई में भी, पेरोल में भी और रिवेन्यू में भी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि रिवेन्यू अगर क्रिटिकल है तो आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी पीपीई में 5 लाख ले लो, पेरोल में 5 लाख ले लो और रेवेन्यू में 3 लाख ले लो। ये एक सिचुएशन होती है। बट यहाँ हम एक नई सिचुएशन की बात कर रहे हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की मटेरियलिटी तो 10 लाख होती है, बट कुछ एरिया ऐसा क्रिटिकल होता है, उसके लिए हम एक दूसरा ही मटेरियलिटी लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल पीपीई के लिए मटेरियलिटी, ओवरऑल मटेरियलिटी 10 लाख ही रहेगा, पेरोल के लिए भी ओवरऑल मटेरियलिटी 10 लाख ही रहेगा, बट जो हमारा रेवेन्यू है वो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है, तो उसके लिए मटेरियलिटी 10 लाख ना होके 5 लाख होगा। यहाँ ध्यान रखो कि हम बोल रहे हैं कि अब अलग अलग मटेरियलिटी लेवल भी हो सकते हैं। पहले हम बात कर रहे थे कि अलग अलग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल हो सकते हैं, अब मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग एरिया के लिए भी अलग अलग मटेरियलिटी लेवल हो सकते हैं। अब हमने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या डिसाइड किया था कि 50% ऑफ मटेरियलिटी। तो इस केस में पीपी ही, जिसका ओवरऑल मटेरियलिटी ही क्या है 10 लाख, तो उसका परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होगा 5 लाख। पेरोल के केस में भी 5 लाख। रेवेन्यू के केस में जो मटेरियलिटी है इस बार 10 लाख नहीं 5 लाख है, तो उसका परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होगा 50% ऑफ 5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर जो हम क्रिएट कर रहे हैं 10, 10, 5 वो क्या है, मल्टीपल मटेरियलिटी लेवल्स, और विद इन द मल्टीपल मटेरियलिटी लेवल्स देयर में बी मल्टीपल परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। यहाँ बात हो रही है कि जब आप प्लानिंग कर रहे हो, यानी जब आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहे हो, तभी आप क्या करो, आप चेक करो हर एक क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए, अकाउंट बैलेंस के लिए, डिस्क्लोजर के लिए, कि कुछ छोटा अमाउंट है क्या किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, यानी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए, जो भी इन्फ्लुएंस कर देता है इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर को। यानी यहाँ डिटरमाइन करने की बात हो रही है मटेरियलिटी लेवल और लेवल, यानी मल्टीपल मटेरियलिटी लेवल्स।
जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होती है वो तो हेल्प करती है ऑडिटर के लिए, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का काम होता है ऑडिटर्स के लिए, तो वो डिफरेंट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी अपने हिसाब से सेट करता है। बट यहाँ जो बात हो रही है मल्टीपल मटेरियलिटी लेवल्स का, वो ऑडिटर के लिए नहीं होता, वो बेस्ड अपॉन द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिसीजन ऑफ द यूजर के बेसिस पे होता है। यानी यूजर को कितना डर लगता है हर एरिया में, उसके बेसिस पे होता है एमएमएल, और ऑडिटर को कितना डर लगता है हर एक एरिया में, उसके लिए होता है पीएम। पीएम होता है एमएमएल के नीचे। ये जो होते हैं पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, इट इज नथिंग बट, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं असर्शंस। नेक्स्ट पैरा में बोला है कि आप डिटरमाइन करो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिवीजन एज द ऑडिट प्रोग्रेस, यानी आप मटेरियलिटी को या तो मल्टीपल मटेरियलिटी लेवल्स को या तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को या तो डिफरेंट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को चेंज करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ बोला गया है कि जब भी आप रिवाइज करो मटेरियलिटी को या तो मल्टीपल मटेरियलिटी को, क्यों करते हो आप? क्योंकि आप अवेयर हो जाते हो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस से जो कि आपने फाइंड आउट किए ड्यूरिंग द ऑडिट। अगर वो चीजें आपको पहले ही पता होती तो आप कुछ और ही मटेरियलिटी या मल्टीपल मटेरियलिटी लेवल्स निकालते। अगर आपका कंक्लूजन है कि मैं जो मटेरियलिटी लेवल या तो मल्टीपल मटेरियलिटी लेवल लोअर लेना चाहता हूं, जो कि मैंने पहले निकाला था, यानी पहले 10 लाख मटेरियलिटी निकाला था, अभी मैं 8 लाख लेना चाह रहा हूं, तो इस केस में आप रिवाइज करोगे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी, क्योंकि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कुछ परसेंटेज होता है मटेरियलिटी का, तो अगर मटेरियलिटी अगर चेंज हो रही है तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी चेंज होगा, और उसके अकॉर्डिंग आप नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट फिर रिवाइज करो अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का। लास्ट में बोला है कि आप डॉक्यूमेंटेशन कर लो अमाउंट्स का, तो किन किन अमाउंट्स का आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है? तो आपको मटेरियलिटी का डॉक्यूमेंटेशन करना है, मल्टीपल मटेरियलिटी लेवल्स का डॉक्यूमेंटेशन, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का, और इन तीनों की में कुछ रिवीजन आता है और क्यों आता है उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है। फिर अगला टॉपिक आता है मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। तो ये ऑडिट रिस्क क्या होता है, ये बात हम एसेट 200 में कवर करेंगे। तो यहाँ सिंपल सा समझ लो कि आपको मटेरियलिटी, जो कि अपन ऊपर समझ के आए, और ऑडिट रिस्क, जो कि हम आगे जाके एसेट 200 में समझेंगे, वो आपको थ्रू आउट द ऑडिट ध्यान रखना है। थ्रू आउट द ऑडिट प्लानिंग में भी रखना है, परफॉर्मेंस में भी रखना है, कंक्लूजन में भी रखना है। उसी को थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में नीचे बोला है कि आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के टाइम पे रखना है, यानी वही प्लानिंग की बात, आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के टाइम पे रखना है, यानी वही परफॉर्मेंस की बात, और आपको फॉर्म एंड ओपिनियन के टाइम पे ध्यान रखना है, यानी वही कंक्लूजन वाली बात। फिर अभी आप बोल रहे हो कि हम डिटरमाइन करेंगे मटेरियलिटी, तो फॉर एग्जांपल आपने डिटरमाइन कर लिया मटेरियलिटी 10 लाख, ये 10 लाख कहाँ से आया, तो उसके बारे में अब अपन समझेंगे कि ये 10 लाख जो आता है वो पहले अपन एक बेंचमार्क डिसाइड करते हैं, उस बेंचमार्क के ऊपर एक परसेंटेज लगाते हैं, फिर जो आंसर निकल के आता है वो हमारा मटेरियलिटी होता है। तो पहले अपन समझते हैं कि हम बेंचमार्क कैसे डिसाइड करेंगे, फिर उस पर परसेंटेज लगाएंगे, वो कैसे डिसाइड करेंगे, और उससे आंसर आएगा अपना मटेरियलिटी का। तो यहाँ पर टॉपिक चालू होता है बेंचमार्क। तो उसमें 3 स्टेप है। पहले ये डिसाइड करो कि क्या बेंचमार्क लेना है, विच बेंचमार्क टू सिलेक्ट, और फिर उस चूजन बेंचमार्क के ऊपर आपको अप्लाई कर देना है परसेंटेज। तो वो बेंचमार्क को चूज करने के लिए क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला, एलिमेंट्स क्या क्या है एफएस के। एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? असेट, लायबिलिटी, रिवेन्यू, एक्सपेंस वगैरह। एलिमेंट्स डिसाइड करेंगे तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक रियल इस्टेट कंपनी है जो कि अभी नहीं उसने प्रोजेक्ट बनाना चालू किए हैं। तो जब उसने
चालू ही अभी प्रोजेक्ट बनाने की है तो वो सेल ऑफ फ्लैट तो कर नहीं पाएगी, तो उसका कुछ रिवेन्यू नहीं होगा। तो ऐसी कंपनी में जाके आप बोलते हो कि मैं तो रिवेन्यू को बेंचमार्क लेता हूँ, तो भाई उसका रिवेन्यू ही जीरो है तो तू बेंचमार्क कैसे लेगा? तो पहले भाई तू एलिमेंट्स ऑफ एफएस तो समझ। दूसरा पॉइंट, आपको वो आइटम देखना है जिसपे यूजर का सबसे ज़्यादा अटेंशन है। यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो यूजर का सबसे ज़्यादा अटेंशन किस पे होगा? असेट के ऊपर होगा। तो इस केस में आपको जो बेंचमार्क लेना है वो असेट लेना होगा। तीसरा, आप देखोगे कि उसका नेचर क्या है एंटिटी का, जैसे साइज वगैरह वो सब नेचर। आप वो देखोगे कि उसकी लाइफ साइकिल क्या है। आप देखोगे कि कौन से इंडस्ट्री और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट हो रही है। इन सब के बेसिस पे आप डिसीजन लोगे और एक बेंचमार्क डिसाइड करोगे। फिर आप ओनरशिप स्ट्रक्चर भी देखते हो। फिर आप देखते हो कि वो फाइनेंस कैसे हुआ है। यानी अगर आप वो डेट से फाइनेंस हुआ है तो डेट वाले डेट डिबेंचर होल्डर वगैरह किस में इंटरेस्टेड होते हैं ज़्यादा? ईबीआईटी में, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि उसी में से उसको इंटरेस्ट मिलना है। और वो असेट में भी ज़्यादा ध्यान लगाते हैं क्योंकि उस पर चार्ज वगैरह क्रिएट होता है। वहीं आप शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनकी बात करो तो उनको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। तो उसके फाइनेंस कैसे हुआ उसके बेसिस पर आप बेंचमार्क डिसाइड करो। लास्ट में आप बेंचमार्क की वोलेटिलिटी भी चेक कीजिए भाई। अब आता है कि वोलेटिलिटी क्यों चेक करना है, तो अज्यूम करो कि एक कंपनी जो कि सीजनल बिजनेस करती है, उसका क्वार्टर 1 में जो रेवेन्यू है वो 1 लाख, क्वार्टर 2 में हो जाता है 5 लाख, क्वार्टर 3 में हो जाता है 25 लाख, क्वार्टर 4 में हो जाता है 2 लाख। ऐसे में अगर आपने उसका मटेरिटी रेवेन्यू के बेसिस पे डिसाइड किया, जो कि मटेरिटी कैसे डिसाइड होती है? पीरियड, करंट पीरियड बेसिस पे। तो आपने साल भर का मटेरिटी डिसाइड करते हो, फिर हर क्वार्टर को डिवाइड बाई 4 करके उसका क्वार्टरली मटेरिटी निकालते हो। तो अगर आपने अज्यूम करो कि मटेरिटी रेवेन्यू के बेसिस पे ले लिया, तो वो मटेरिटी क्वार्टर 1 में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 में भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्वार्टर 3 में कम पड़ेगा, क्वार्टर 4 में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में क्या, रेवेन्यू यहाँ पर वोलेटाइल है, तो इस केस में आप रेवेन्यू को बेंचमार्क नहीं मान सकते। अब इन बेंचमार्क को डिसाइड करने के लिए जिस फैक्टर्स को यूज करते हैं उसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है ओवन लीफ, OVENLEAF, यानी हर एक लेटर का कैपिटल लेटर। फिर आता है स्टेप 2, बेंचमार्क डिसाइड हो जाना, बट आप अमाउंट कैसे लेके आओगे? यानी आपने डिसाइड तो कर लिया कि मैं रेवेन्यू के बेसिस पे मटेरिटी निकालूंगा, बट रेवेन्यू कितना भाई? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, कौन सा वाला रेवेन्यू? इस साल का, पिछले साल का, आने वाले साल का? तो आपने बेंचमार्क तो सिलेक्ट कर दिया, बट उसका अमाउंट कैसे लेके आओगे? तो समझो, अगर आपने बेंचमार्क सिलेक्ट कर दिया, चूज कर लिया बेंचमार्क, तो सबसे पहले आप प्रायर पीरियड का डेटा ले क्लाइंट से। दूसरा, आप पीरियड टू डेट का डेटा ले, जिस डेट पे खड़े हो वहां तक का डेटा ले। तीसरा, आने वाले साल का डेटा ले। आने वाले साल का डेटा क्यों? अज्यूम करो कि आपको ऑडिट करना है अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 का। तो आप जब ऑडिट करते हो, जो प्लानिंग स्टेज होता है वो अप्रैल 2003 से ही चालू हो जाता है। तो आप अप्रैल 2003 में खड़े हो, तो आप पिछले साल का डेटा लोगे, पीरियड टू डेट यानी अप्रैल 23 का डेटा लोगे, और आगे के जो 11 महीने बचे हैं उसका फोरकास्टिंग लोगे, और उनके बेसिस पे आप अमाउंट डिटरमाइन करोगे। अब अज्यूम करो कि अप्रैल 2003 में एक एक्विजिशन हो जाता है, तो नो डाउट आगे वाला जो रिवेन्यू है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आप पास ईयर का डेटा लेते हो और उसके बेसिस पे फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी जरूरी है। वो एडजस्टमेंट क्यों होते हैं? कोई नया, फॉर एग्जांपल एक्विजिशन आ गया, या तो कुछ एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, तो उसके आपको एडजस्टमेंट करने हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अपना बेंचमार्क सिलेक्ट कर दिया। अब वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कुछ एक्सेप्शनल आइटम है जिसके कारण वो तो ज्यादा बढ़ गया या तो कम हो गया। ऐसे केस में ऑडिटर को नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे बेंचमार्क लेके आपको आगे मटेरिटी निकालनी रहेगी। वो नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट कहाँ से आएगा? पास्ट रिजल्ट के बेसिस पे। एग्जाम्पल के लिए अज्यूम कि आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जो कि एक कोविड का सिचुएशन है।
इसलिए आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो एक्सेप्शनली गिर गया। वो आगे जाके फिर से नॉर्मल हो जाएगा, वो अभी कोविड है इसीलिए एक्सेप्शनली गिर गया। इस केस में आप वो वाला प्रॉफिट यूज नहीं लोगे क्योंकि वो एक्सेप्शनल प्रॉफिट है। तो अपन इस केस में पास्ट का, अब आप बोलोगे पहले भी पास्ट का ले रहे थे, पहले पास्ट का डेटा उठा के फ्यूचर का प्रिडिक्ट कर रहे थे, अभी पास्ट का ही प्रॉफिट उठा रहे हैं। पास्ट का उठा के फ्यूचर का प्रिडिक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि मटेरियलिटी हम करंट पीरियड डेटा के बेसिस पे बनाते हैं। इस केस में हम मटेरियलिटी के लिए जो बेंचमार्क है वो बनाएंगे पास्ट ईयर डेटा के बेसिस पे, क्योंकि करंट ईयर का एक्सेप्शनल है। ऑडिट करंट ईयर का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक्सेप्शनल आइटम है, यानी कोविड का इफेक्ट है। इस केस में हम क्या करेंगे, पिछले साल का प्रॉफिट उठा लेंगे या तो पिछले कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट उठा के उसको नॉर्मलाइज कर देंगे और उसके बेसिस पे करंट ईयर का मटेरियलिटी निकालेंगे। फिर अगला पेरा बोलता है कि जब भी आप एफएस बनाते हो तो वो एफएस जिस पीरियड के लिए बनाया उस पीरियड का मटेरियलिटी आपको निकालना होगा। यानी अगर आप जनरली 12 महीने का रहता है बट उससे छोटा या ज़्यादा भी हो सकता है। अगला पेरा बोलता है कि जिस ईयर का आप एफएस बना रहे हो, जिस पीरियड का आप एफएस बना रहे हो, उसी का आपको बेंचमार्क उठाना है, उसी का डेटा उठाना है। अब पीरियड जनरली तो 12 होता है बट उससे छोटा भी हो सकता है अगर न्यू एंटिटी वाला केस है तो जो मटेरियलिटी होती है वो जिस पीरियड का आप ऑडिट कर रहे होते हैं उस पीरियड के डेटा के बेसिस पे बेंचमार्क होता है और उसके बेसिस पे मटेरियलिटी निकलती है। बट अगर उसमें एक्सेप्शनल आइटम है तो फिर पिछले सालों का डेटा नॉर्मलाइज बेसिस पे लेके आ सकते हैं। तो हमने यहाँ 2 स्टेप कवर किए। पहला स्टेप हो गया कि बेंचमार्क चूज करना, दूसरा स्टेप उस बेंचमार्क का अमाउंट निकालना, अमाउंट भी निकाल दिया। तीसरा स्टेप आएगा कि उस पर क्या परसेंटेज अप्लाई करें जिससे मटेरियलिटी आ जाए। तो अब हम अपन डिटरमाइन करेंगे एक ऐसा परसेंटेज जिसको हम अप्लाई करेंगे बेंचमार्क के ऊपर। तो वो परसेंटेज क्या होगा, तो यहाँ सिंपल सा बोलते हैं आपका प्रोफेशनल जजमेंट लगा दो, उसके बेसिस पे होगा। यहाँ पर एक रिलेशनशिप की बात करिए कि जो बेंचमार्क है वो आपने अज्यूम करो कि लिया पीबीटी, वो एक छोटा नंबर होता है तो उस पर अब आप परसेंटेज बड़ा लगाओगे ताकि मटेरियलिटी अच्छी खासी आए। और जो रिवेन्यू होता है वो बड़ा नंबर होता है तो उस पर आप परसेंटेज छोटा लगाओगे ताकि मटेरियलिटी ठीक ठाक आए। अब एक बात बोलिए स्मॉल एंटिटी के रिगार्डिंग कि स्मॉल एंटिटी में क्या होता है, ओनर जनरली एक ही ओनर होता है, वही सब कुछ मैनेज कर रहा होता है। तो वो क्या जनरली करता है कि जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से पैसा उठा के घर ले जाता है रेमुनरेशन के नाम पे। तो ऐसे केस में क्या आप प्रॉफिट आफ्टर रेमुनरेशन पे मटेरियल निकालोगे? क्या नहीं, प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन पे निकालोगे और उसके बेसिस पे मटेरियल निकालोगे। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम का चीज़ नहीं है। फिर नीचे ज्ञान की बात बोलिए कि जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ वगैरह होती है उसमें इकोनॉमिक डिसीजन के लिए अदर देन इकोनॉमिक डिसीजन भी लिए जाते हैं, यानी वहाँ पैसा कमाना ही मोटिव नहीं होता। तो फिर आप मटेरियलिटी उस केस में अपना जजमेंट लगा के अच्छे से निकालें। फिर नीचे बोला है कि अगर कोई पब्लिक यूटिलिटी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट है, यानी फॉर एग्जांपल डैम कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट एक डैम कंस्ट्रक्ट करा रही है तो डैम की कॉस्ट होती है भारी भरकम, उसमें प्रॉफिट तो कुछ जनरेट होता नहीं है क्योंकि पब्लिक सर्विस के लिए बनता है। तो ऐसे केस में आप जो मटेरियलिटी निकालोगे वो टोटल कॉस्ट या तो नेट कॉस्ट के बेसिस पे निकालोगे। ये अगेन एक जनरल बात है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपन बात करते हैं मल्टीपल मटेरियलिटी लेवल्स के बारे में। तो क्या कारण हो गया कि मल्टीपल मटेरियलिटी लेवल्स निकालने पड़ते हैं? क्योंकि कुछ एरिया क्रिटिकल होते हैं यूजर्स के लिए, उसके लिए एक छोटा मटेरियलिटी चाहिए। बट ऐसा क्यों होता है कि कुछ एरिया या असर्शन बोलो वो क्रिटिकल हो जाते हैं? तो उसके क्या फैक्टर है वो नीचे दिया हुआ है। तो पहला फैक्टर है कि लो, यानी लो रेगुलेशन वगैरह खुद एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं यूजर के लिए।
फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, यानी कंपनीज एक्ट वगैरह में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए इतने कंप्लायंस डाल दिए कि कोई यूजर भले रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को समझता नहीं होगा, फिर भी वो एक्सपेक्टेशन करता है कि हाँ यार ये तो क्रिटिकल एरिया है। दूसरा, कंपनीज एक्ट में रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजमेंट की बात करिए, भले वो उसके दिमाग में भी ना आता है यूजर के कि ये भी कुछ होता है, बट वो लॉ में ही उसको इतना एक्सप्लेन किया है कि यूजर का एक एक्सपेक्टेशन बन गया कि हाँ इवन रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजमेंट एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है। दूसरा, कोई की डिस्क्लोजर होते हैं, यानी आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ले लो, उसके अंदर की डिस्क्लोजर क्या होगा कि R&D में क्या खर्चा लगा है। अब वो उसका नेचर ही ऐसा है कि यूजर को कहीं ना कहीं वो क्रिटिकल लगेगा ही। तीसरा आता है कि ऑडिटर या तो मैनेजमेंट उसको अलग से दिखा रहा है, इसीलिए यूजर का भी उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। यानी अज्यूम करो कि कोई नया एक्विजिशन हुआ है तो उसका आपने नीचे अलग से नोट दिया, जब अलग से नोट दिया तब यूजर का दिमाग जाग रहा है कि ओ ये तो क्रिटिकल एरिया हो सकता है। तो 3 कारण ऐसे होते हैं जिससे कि यूजर की एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता है, यानी यूजर के लिए उस एरिया को असर्शन को क्रिटिकल बना देता है। लो, दूसरा की डिस्क्लोजर, जिसका मेमोरी टेक्निक है डिस्क्लोजर लो की। अब एक ऑडिटर के लिए बात बोली गई है कि ए ऑडिटर तू कौन सा असर्शन है जो कि क्रिटिकल हो सकता है यूजर्स के लिए, वो समझने के लिए तू मैनेजमेंट से भी बात कर सकता है कि ए मैनेजमेंट आपकी कंपनी में आपको क्या लगता है कि जो क्रिटिकल होगा यूजर के लिए, हमको बताइए, ताकि उसके बेसिस पे हम अच्छे से मटेरियलिटी डिसाइड करें। और ये कब हो जाना चाहिए? प्लानिंग स्टेज में। फिर एक लाइन बोली है कि प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकालने के लिए। जनरल बात है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है उसको निकालने के लिए आप जजमेंट लगाता है ऑडिटर की, हाँ ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हो सकती है 50% ऑफ द मटेरियलिटी। तो वो 50% अप्लाई करने के लिए ऑडिटर को जजमेंट देना पड़ेगा। तो वो जजमेंट को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है? पहला, ऑडिटर की क्या अंडरस्टैंडिंग है एंटिटी के लिए। दूसरा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वो उसने अप्लाई किया है उससे क्या निकल के आया है। तीसरा, उसको प्रीवियस ऑडिट्स में कुछ मिसस्टेटमेंट मिले थे क्या। चौथा, उसको क्या लग रहा है कि क्या मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं इस साल, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके बेसिस पे वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिसाइड करेगा। पहले हमने टॉपिक पढ़ा था मटेरियलिटी लेवल और मल्टीपल मटेरियलिटी लेवल, जब रिवाइज होंगे तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी रिवाइज होगी और उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है। अब अपन पढ़ रहे हैं कि वो रिवाइज क्यों होते हैं, उसके क्या कारण है। तो पहला है कि चेंज इन सर्कमस्टांसेस के कारण हो सकता है। दूसरा, कुछ नया इंफॉर्मेशन मिल गया। तीसरा, ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई रिगार्डिंग द एंटिटी और उसके ऑपरेशन में। क्यों? क्योंकि उसने कुछ परफॉर्म किए थे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जिससे ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई। तो ये 3 कारण है जिसके कारण हमको रिवाइज करना पड़ सकता है मटेरियलिटी को। एक रिवीजन का एग्जांपल दे रखा है कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट आपने स्टार्टिंग में एंटिसिपेट किए थे। एंटिसिपेट क्यों किए थे? अपन क्या करते हैं, पास का रिजल्ट लेते हैं, उस पर एडजस्टमेंट करके आगे के साल का रिजल्ट पहचानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पीरियड होता है उसी के बेसिस पे मटेरियलिटी निकलती है। अब आपने तो एंटिसिपेट किया ना आगे का, उसमें फर्क आ जाए, यानी आगे जाते जाते आपको पता चला कि हमने जो एंटिसिपेट किया था और जो एक्चुअली हो रहा है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो इस केस में आप क्या करोगे, मटेरियलिटी, MML और PM को रिवाइज करोगे।